तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर। तो वेक्टर हम स्टार्ट करते हैं। अगर समझ लो कि तुम्हारे पास मास है, ठीक है। एक समझ लो कि ये एक चौक है और ये एक डस्टर है। ये जो चौक है मैंने बोल दिया कि ये समझ लो कि 2 ग्राम का है, ठीक है। 2 ग्राम का चौक है और ये 5 ग्राम का डस्टर है। तो ये 2 ग्राम का है, ये 5 ग्राम का है। अगर मैंने इसके ऊपर रख दिया इसको, ठीक है, अगर मैंने इन दोनों को साथ में रख दिया तो ये क्या हो जाएंगे, ये 2 ग्राम का और ये 5 ग्राम का, मीन्स ये 7 ग्राम के हो जाएंगे। बट यही चीज अगर मैं यहाँ पर रखूंगा या इस डायरेक्शन में रखूंगा या कहीं भी रखूंगा, ये मैटर नहीं करेगा। ये कहीं भी मैटर नहीं करेगा। अगर मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, इधर लेके जा रहा हूँ, हर जगह 7 kg रहेगा, सॉरी 7 ग्राम्स रहेगा ये हर जगह पर। तो ये जो है मास जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ना, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है विच ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, ओनली डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, कोई वैल्यू, मीन्स इसको मैंने बोल दिया कि ये 2 ग्राम्स का था और ये 5 ग्राम का था, मीन्स ये इसका मैग्नीट्यूड है। इस डस्टर का मैग्नीट्यूड जो है इस डस्टर के मास का मैग्नीट्यूड जो है वो है 5 ग्राम, और जो इस चौक का जो मास का मैग्नीट्यूड है वो है 2 ग्राम। तो स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड। इसके एग्जांपल में मैं लिख सकता हूँ मास डिस्टेंस, ठीक है। अभी के लिए मास और डिस्टेंस लेते हैं, धीरे धीरे हम जब फिजिक्स में और डेप्थ में जाते रहेंगे तो मैं तुम्हें धीरे धीरे बताते रहूंगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं। जो हमारे पास जो सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटी आता है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है ना, वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन से क्या लेगा तुम्हें, वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है ना, अगर समझ लो मेरे पास एक कार है यहाँ पर, एक कार है यहाँ पर, ठीक है। एक कार है, ये चला इस डायरेक्शन में, पहले ये इस डायरेक्शन में चला, समझ लो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से ये इस डायरेक्शन में चला। अब ये कार समझ लो कार ने ये डायरेक्शन लिया, ठीक है, ये डायरेक्शन लिया, वो भी 10 मीटर पर सेकेंड से लिया। कार पहले इधर गया, कार फिर इधर आया और फिर कार नीचे गया, ठीक है। ये उसका पाथ है, ये मोशन पाथ में, ये मोशन कार ने किया है कि वो पहले राइट गया एंड फिर उसने लेफ्ट लिया। ये मोशन कार ने किया है कि पहले उसने राइट लिया फिर वो नीचे गया। तो इसका क्या मतलब है कि अगर समझ लो मेरे को जानना है इसका स्पीड कितना है, स्पीड, इसका स्पीड कितना है, तुम बोलोगे कि पहले 10 से गया फिर 10 से गया, तो इसका जो स्पीड है, जो नेट स्पीड है, नेट स्पीड में लिख लेता हूं इधर, स्पीड नेट, वो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड क्यों, क्योंकि जो स्पीड होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो ये जो स्पीड है ये पहले मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड है और इधर भी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो इसका मतलब है जो मीटर पर सेकेंड है, तुम अभी डायमेंशन सोचो, मीटर पर सेकेंड मीन्स डिस्टेंस पर टाइम, मीटर पर सेकेंड मीन्स डिस्टेंस पर टाइम। तो ये मैंने स्पीड दिया रखा है, ये भी मैंने स्पीड दिया रखा है। तो ये पहले इस डायरेक्शन में गया फिर इस डायरेक्शन में गया और फिर इसका जो आया, जो नेट स्पीड आया वो आया 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कोई डायरेक्शन पे डिपेंड किया। अगर मैं इधर से समझ लो इधर जाता, और ये मिटा देता हूँ, अगर समझ लो कि मैंने ना सोचा कि मैं जो इधर गया था नीचे नहीं जाऊंगा बट मैं और राइट चले जाऊंगा, वो भी मैं गया 10 मीटर पर सेकेंड से, वो भी मैं गया 10 मीटर पर सेकेंड से।
और मेरी समझ लो गाड़ी इधर गई फाइनली। ये है समझ लो केस वन के लिए, ये है पाथ वन जब गाड़ी नीचे गई, और ये है पाथ टू जब गाड़ी राइट में गई। ये गाड़ी नीचे गई पाथ वन में और पाथ टू में गाड़ी राइट में गई। तो फिर इस केस में क्या होगा, स्पीड फॉर पाथ टू क्या होगा, स्पीड नेट फॉर पाथ टू 10 मीटर पर सेकेंड, फिर से 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा अगेन 20 मीटर पर सेकेंड। पाथ वन से जो स्पीड आया वो आया हमको 20 मीटर पर सेकेंड, पाथ टू से जो स्पीड आया वो भी आया 20 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि स्पीड बेसिकली क्या होता है कि जितना तुमने स्पीड टोटली कवर किया है बस उतना ही होता है। स्पीड का जो डेफिनेशन भी होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। अभी यही चीज समझ लो, यही चीज समझ लो, मेरे को वेलोसिटी के बारे में लिखना, वेलोसिटी के बारे में लिखना। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो अगर मैं पाथ वन के लिए देखूं, लाइक वेलोसिटी, वेलोसिटी नेट फॉर पाथ वन, ठीक है, वेलोसिटी नेट फॉर पाथ वन क्या आएगा ना, ये पहले 10 से इधर गया, फिर ये 10 से इधर गया, इसका डिस्प्लेसमेंट बता दो इस पाथ का। अगर समझ लो मैं इधर से इधर गया और फिर मैं इधर गया, इधर से इधर और फिर मैं इधर गया, तो इस पाथ का डिस्प्लेसमेंट बता दो। सभी ये बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो ना तो ना इधर 10 जा रहा है, इधर 10 जा रहा है, और ये समझ लो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ये बराबर है कि ये मैंने एक शार्प टर्न लिया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना है। अभी ये समझ लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ऐसे 90 डिग्री पे, ठीक है, इधर 10 है इधर 10 है और हाइपोटेन्यूज अपना डिस्प्लेसमेंट है, तो इधर 10 है और इधर 10 है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगा, हमें चाहिए कि ये क्या होगा, लाइक वेलोसिटी इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, बट हमें ये वाला कंसर्न है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में डिपेंड करता है, ना कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। स्पीड जो है वो ऐसे हो रहा है, स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, वही वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए ना जो वेलोसिटी आएगा वो आएगा 10 और 10 और मतलब 10 की वजह से और 10 की वजह से ये जितना आएगा ना वो आएगा कि अभी समझ लो तुम ये लगा दिए इसमें, क्या बोलते हैं हमारा पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या आ जाएगा, ये एच है हमारा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, दो बार 10 स्क्वायर आ रहा है मीन्स 2 टाइम्स 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। एच स्क्वायर जो एच जो आ जाएगा तुम्हारा रूट ऑफ 2 इंटू 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है तो फिर वो बाहर आ जाएगा, तो एच जो आ जाएगा इज इक्वल टू आएगा 2 रूट 10, ठीक है। एच जो आ जाएगा वो हमारे पास 2 रूट 10 आ जाएगा। मीन्स इसका क्या मतलब है ना कि मैं अब कर देता हूँ, इसका क्या मतलब है कि जो पाथ वन था, ठीक है, वो कार इधर गया और फिर इधर गया, इसका जो नेट वेलोसिटी आया वो आया 2 रूट 10 रूट 2, ठीक है, 2 रूट 10 में तुमको लग सकता है कि 10 अंदर है तो इसलिए 10 रूट 2 लिख लेता हूँ, तो वी नेट 1 आ गया हमारे पास 10 रूट 2। अभी जो सेकेंड केस है, गाड़ी इधर गई और फिर उसने नीचे नहीं लिया बट राइट लिया, उसने राइट लिया मीन्स उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इतना ही है इन दोनों के बीच में, तो फिर जो वेलोसिटी आ जाएगा वो भी इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा, जो बेसिकली आ जाएगा हमारे पास वी नेट 2 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड। वी नेट 2 क्यों ऐसे आ रहा है, क्योंकि ये बेसिकली सिर्फ ऐड हो रहा है ना, ये v1 ये प्लस v2, तो ये v1 प्लस v2 जो आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। बट यही फर्स्ट केस में क्या हो रहा था ना, ये नीचे जा रहा था, ये राइट लेके नीचे जा रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट हमको ये दिख रहा था, डिस्प्लेसमेंट हमको ये दिख रहा था, ये तो डिस्टेंस टोटल कवर हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हमें इस पाथ के अकॉर्डिंग चाहिए वेलोसिटी, ना कि इन दोनों पाथ के अकॉर्डिंग चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी का जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी तुम सोच कर देखो, अभी तुम सोच कर देखो कि हमने स्पीड देखा, जो स्पीड आया था, स्पीड ऑफ पाथ वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पाथ टू, ये सही है, स्पीड ऑफ पाथ वन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ पाथ टू, ये हमें आया,
बट वेलोसिटी ऑफ पाथ वन डज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पाथ टू, क्योंकि जैसे ही ना हमारा जो ये ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस वजह से हमारे पास जो स्पीड आ गया वो इक्वल आ गया, और जो वेलोसिटी आया वो इक्वल नहीं आया। जबकि हमने जो दोनों पाथ में हमारा जो वेलोसिटी था, समझ लो अगर v1 और v2 या स्पीड s1 और s2 दोनों 10 मीटर पर सेकंड था, मीन्स ये इधर 10 से जा रहा था, इधर 10 से जा रहा था, ये इधर 10 से जा रहा था, इधर 10 से जा रहा था, ठीक है। तो दोनों केस में हमारे पास जो था वेलोसिटी या स्पीड वो था 10 मीटर पर सेकंड, बट वेलोसिटी डिफरेंट आ रहा है, स्पीड डिफरेंट आ रहा है। क्यों डिफरेंट आ रहा है ना, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वही वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं किया। स्पीड बोला कि अच्छा तुम इधर गए, फिर इधर गए, तुम इधर गए, अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, स्पीड के लिए फिरो तो स्पीड आ जाएगा डायरेक्टली 30 आ जाएगा, क्योंकि स्पीड बोला कि तुमने इतना कवर किया, ठीक है, मैं तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता ही नहीं, मैं इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। वही अगर मैं वेलोसिटी के लिए बोलूंगा तो वो 10 नहीं आएगा, वो सॉरी वो 30 नहीं आएगा, वेलोसिटी 30 नहीं आएगा, वेलोसिटी को हमको अलग मेथड से ढूंढना होगा, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यही बेसिक डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, और यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होता क्या, जानते हैं। वेक्टर का तो हमने एक बेसिक एग्जांपल देख लिया, अगर समझ लो एक और एग्जांपल चाहिए तुम्हें, एक और एग्जांपल चाहिए, समझ लो तुम्हारे पास फोर्स है, मैंने फोर्स लगाया इधर, ये एक समझ लो एक ब्लॉक है, तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, मैंने जमीन पे एक ब्लॉक को रख दिया, ठीक है, या फिर ये समझ लो कि मेरा हाथ जमीन है और मैंने उस पर ये रख दिया। अभी मैं इधर से एक फोर्स लगा रहा हूँ और मैं इधर से एक फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों एफ या फिर एफ, ठीक है, दोनों में 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ठीक है, न्यूटन फोर्स का ये है यूनिट है, mlt-2। तो समझ लो मैं इधर से 10 न्यूटन लगा रहा हूँ और इधर से 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, एक साथ लगा रहा है, इधर से 10 न्यूटन और इधर से 10 न्यूटन। अभी तुम कैसे बोल पा रहे हो कि ये हिलेगा नहीं, क्या ये हिलेगा कि नहीं, ये पहले बताओ। नहीं हिलेगा, क्योंकि अगर हम दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, ये हिलेगा नहीं। ये क्यों नहीं हिलेगा, क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि इधर से मैंने एक डायरेक्शन इधर से फोर्स लगा, एक डायरेक्शन इधर से फोर्स लगा, इसीलिए जो ये जो नेट फोर्स आ रहा है इस ब्लॉक पे वो जीरो आ रहा है, मींस एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये 10 दे रहा है, ये 10 दे रहा है, ठीक है, ये 10 दे रहा है, ये 10 दे रहा है, इसलिए इसको कुछ हो ही नहीं रहा है, ये बोल रहे कि ठीक है क्या फायदा, दोनों तरफ से 10 दे रहे हो तो मैं इधर ही रुकूंगा। तो जो फोर्स नेट आ रहा है वो जीरो आ रहा है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तुमने एक और एग्जांपल देख लिया, और देखते रहोगे, ये तो बस छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। तो हम वेक्टर को ना डिनोट कैसे करते हैं ना, वेक्टर को हम ड्रॉ कैसे करते हैं ना, समझ लो कि एक टेल है और एक हेड है, जो ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इसको हम टेल बोलते हैं, ये जो एरो है इसको हम हेड बोलते हैं, ये है टेल, ये है हेड, और ये एक पूरा है वेक्टर, ठीक है। ये जो एरो है ये बता रहा है कि कौन से डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है, और ये जो पूरा लाइन है वो उसका मैग्नीट्यूड है। मीन समझ लो क्या, कि मैं बोल दिया कि ये 4 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है, एक 4 यूनिट्स का एक वेक्टर है, ठीक है, ये पूरा जो वेक्टर है 4 यूनिट्स का वेक्टर। तो यही मेरे को अगर 2 यूनिट्स का वेक्टर चाहिए रहता तो वो कुछ ऐसे दिखता है, इसका आधा ही 2 यूनिट्स का वेक्टर है, ठीक है। डायरेक्शन देखो मैंने पैरेलल रखा है इनको, ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, तो उस पे भी जाएंगे, बट अभी के लिए ये देखो कि ये इसका जो मैग्नीट्यूड है ये 4 है, इसका जो मैग्नीट्यूड है 2 है, मीन्स जो ये जो पार्ट है, ये जितना लंबाई है, ये जो लंबाई है ये उसका मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड, और फिर ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। अगर समझ लो कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, ये समझ लो मेरे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, जो इस डायरेक्शन में, तो और इसका जो ये है जो मैग्नीट्यूड है वो है समझ लो 10, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर ए है, मैंने बोल दिया कि ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड है 10, ठीक। अगर ये दे दिया मैंने कि ए है, इसका मैग्नीट्यूड है 10, मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, फिर से बता दूंगा, बट अभी के लिए समझो कि हमारे पास एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है, यही मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया, ये मैंने उल्टा ड्रॉ कर दिया। उल्टा ड्रॉ करने का मतलब है कि मैंने जो वेक्टर इस साइड पे था वो मैंने इस साइड पे कर दिया,
एरो देखो कौन से साइड पे, टेल इधर है, हेड इधर है, हेड से टेल, टेल से हेड वेक्टर का डायरेक्शन है, टेल से हेड, तो इधर टेल से हेड नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये समझ लो कि ये बी है, ठीक है, ये बी है, जो फिर से 10 का है, ठीक है, ये 10 का है। अब मुझे जानना है कि ए और बी में क्या रिलेशन है। ए और बी में क्या रिलेशन है ना, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। ये माइनस क्यों आ रहा है ना, क्योंकि वेक्टर ए अब ऊपर के डायरेक्शन में, वेक्टर बी नीचे के डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, दोनों का जो यूनिट है वो 10 यूनिट है, बट एक का डायरेक्शन ऊपर, एक का डायरेक्शन नीचे, इस वजह से वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। यही चीज अगर समझ लो कि मैं ऐसे लिखता हूँ कि समझ लो एक वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मैंने बोल दिया मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, फिर से मैं यही लिखूंगा ना, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, ये चीज लिखूंगा मैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, इस वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते। अब भी समझ लो कि मेरे पास एक वेक्टर ए ऐसा है, एक वेक्टर ए ऐसा है, ठीक है, मैंने इसके अक्रॉस पैरेलल लाइन बना दी, ये पैरेलल दिख नहीं रहे, ये क्या नहीं दिख रहे, हम ट्राई करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पैरेलल बना दें, पैरेलल 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 पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन तो इन्फिनिट होंगे, बट मैंने कितने बनाए, 1 2 3 4 5, मैंने 5 ही बनाए, ठीक है। मेरा मकसद क्या था ना कि एक समझ लो कि वेक्टर ए है, एक समझ लो वेक्टर ए है जो ऐसे इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ए है। अभी मैं इसी वेक्टर को उठा के यहां पर रख दूंगा, वेक्टर ए, इसी वेक्टर को मैं उठा के इस पैरेलल लाइन पर रख दूंगा, इस पैरेलल लाइन पर रख दूंगा, इस पैरेलल लाइन पर रख दूंगा, इस पैरेलल लाइन पर, ये मैं कर सकता हूं। वेक्टर को मैं एक वेक्टर को उठा के पैरेलली रख सकता हूं कहीं भी। अभी तुम सोचो कि एक ही लाइन में रख सकते क्या, नहीं, जरूरत नहीं, मैं इसी वेक्टर को उठा के मैं यहां पर भी रख सकता हूं, ऐसे 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 कहीं भी रख सकता हूं, मैं यहां पर रख सकता हूं। बट जो बेसिक चीज है वो क्या है ना कि कोई भी वेक्टर को तुम उठा के रख रहे हो ना, उठा के रख रहे हो ना, ये समझ लो एक वेक्टर है मेरे पास, ठीक है, ये ऐसे एकदम सीधा है ये वेक्टर, तो अगर मेरे को उठा के रखना है तो ये सीधा ही होना चाहिए, इसका तुम डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, इसका तुम मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकते, तभी तुम ये काम करो, क्योंकि वेक्टर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास एक मैग्नीट्यूड है और एक डायरेक्शन है। तो अगर मैंने इसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया, तो मैं इसको कहीं भी रख दूं बोर्ड पे, ये वेक्टर ए ही कहलाएगा, कहीं भी रख दूंगा मैं बोर्ड पे, ये वेक्टर ए ही कहलाएगा, कहीं भी रख दूंगा। ये समझ लो ये वेक्टर ए है, सॉरी ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो इधर से अगर मैंने एक और बना दिया, ये भी वेक्टर ए ही है, नीचे सेम मैग्नीट्यूड के, तो ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए है, मैंने बस उठा के इसको आगे रख दिया, ये मैं रब कर दूंगा नीचे का, तो ये वेक्टर ए ही रहेगा, बस मैंने नीचे का उठा के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो वेक्टर्स के साथ में ये चीज कर सकता हूँ। तो अभी तक हमने दो चीज देखा कि अगर डायरेक्शन हमने उल्टा कर दिया, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा था वेक्टर और इस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है, तो उसमें नेगेटिव साइन लग जाएगा। और दूसरा चीज हमने देखा कि कोई भी वेक्टर को मैं कहीं भी उठा के रख सकता हूँ, ठीक है। तीसरा चीज जो है बेसिक जो वेक्टर में जो है कि जो हमने देखा था कि 8 इतना बड़ा था और 4 इतना छोटा था, तो यही है कि अगर समझ लो कि एक वेक्टर ए है इतना बड़ा, ठीक है, एक वेक्टर ए है इतना बड़ा, अगर मेरे को 2a टाइम्स वेक्टर चाहिए तो उसको मैं कैसे लिखूंगा कि ये इतना बड़ा था ना, तो इसका दुगना कर दूंगा, वो इतना लंबा है। जो वेक्टर ए है वो इतना बड़ा है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मीन्स उसका लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए 2a है। समझ पा रहे हो कि ये इसका मैग्नीट्यूड था a, अभी इसका मैग्नीट्यूड हो गया 2a। क्लिक हो रहा है, समझ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये a है, ये a है, तो ये 2a हो गया। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये समझ लो कि ये सीधा वेक्टर था, वेक्टर एडिशन मैंने भला पढ़ाया नहीं, बट स्टिल देख लो कि मैंने एक वेक्टर लगाया a और एक और वेक्टर लगाया a, ठीक है, दो वेक्टर को मैंने ऐड किया, 2a हो गया, दो वेक्टर को मैंने ऐड किया, a प्लस a इक्वल टू 2a। ऐसे वेक्टर का एडिशन होता नहीं है, बट बताता कि ये ट्रू है, तो जो a प्लस a जो 2a हो गया, तो ये यही है कि अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, समझ लो कि मैंने अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, अगर समझ लो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3/2 कितना होता है 1.5,
तो ये स्टिल ए से बड़ा रहेगा, कितना तो इतना बड़ा रह सकता है। यही चीज अगर समझ लो कि मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 1/2 से, 1/2 इंटू ए, तो ये हाफ हो जाएगा। ये इतना था, ये उसका हाफ हो जाएगा। ये समवट इतना, इतना नहीं, ये इससे भी छोटा, इससे भी छोटा है, ये इतना, इतना से इतना तो दिखेगा, हाफ ऑफ वेक्टर है। ठीक है, तो ये समझ पा रहे हो कि मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ इसको, कोई भी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड मैंने क्या बोला था, लेंथ हुआ, तो लेंथ इसका चेंज हो रहा है। ये ए है, ये हाफ ऑफ ए, यही चीज था। और जो ये है वेक्टर, अगर मुझे, मैंने बोला कि ये है वेक्टर का सिंबल, ठीक है, कि ये टेल है, ये हेड है, तो हम वेक्टर ए को ऐसे लिखते हैं। ए के ऊपर एक छोटा सा मैंने एक एरो डाल दिया बताने के लिए कि ये वेक्टर है। ए के ऊपर मैंने छोटा सा एरो डाल दिया। अगर तुम्हें याद रहेगा यूनिट्स एंड डायमेंशन का वीडियो, मैंने लिखा रहेगा टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एस, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एस, और सबके ऊपर मैंने एरो लगाया, क्योंकि जो सब है ना, सभी चीज इसमें एक वेक्टर क्वांटिटी है। टाउ एक वेक्टर क्वांटिटी है, रेडियस जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड फोर्स जो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इस वजह से, और ये क्रॉस मैं बताऊंगा आगे वेक्टर में आएगा, वेक्टर के क्रॉस करेंगे, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसीलिए मैंने उनके ऊपर एक एरो डाला। एंड अगर यही चीज मेरे को मैग्नीट्यूड में लिखना होता है कि ये है, समझ लो वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड मतलब ये है, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक सही से एरो दिखा देता हूँ, ये जो है वो है वेक्टर ए, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ऑफ वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, ऐसे मैं लिखूंगा, और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मैंने ए के बाजू में मॉड लगा दिया, मैंने ए के बाजू में मॉड लगा दिया, इसको मैं बोलूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, अभी हम एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। एडिशन लॉज ऑफ वेक्टर, ठीक है। अभी एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स में हमारे पास दो लॉ हैं बेसिकली, एंड फिर आगे ये आगे एक और आएगा, बट अभी के लिए तो दो है, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल से डिनोट कर दिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है, ठीक है, एक वेक्टर ए है तुम्हारे पास, एक वेक्टर ए है, और एक वेक्टर तुम्हारे पास बी है, एक वेक्टर तुम्हारे पास बी है, एक वेक्टर है और एक वेक्टर बी है। अगर तुम्हें ए और बी का रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट मतलब ये लोग कितना नेट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइक हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखा था, जो वेलोसिटी पे देखा था, एक कार इधर थी, इधर से इधर गई, एक कार इधर थी, इधर से इधर गई, और नीचे गई इधर से, ठीक है। एक कार इधर से इधर गई, और इधर से इधर गई। तो ये जो पाथ हमने देखा कि ये पहले इधर गया, ये पहले इधर गया, और ये इधर जो देखा हमने, ये उसका रिजल्टेंट है। उसका रिजल्टेंट से मतलब है कि इन दोनों की वजह से ये कितना आ रहा है, इन दोनों की वजह से जो नेट इफेक्ट जो आ रहा है वो हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है। तो यही, अगर समझ लो हमारे पास एक वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये जो दिखेगा ना, इट वुड बी, ये था वेक्टर ए, ठीक है। ये दोनों अलग अलग वेक्टर थे, ये दोनों अलग अलग वेक्टर थे, ये एक इधर, ये एक इधर था, ये एक इधर था, ठीक है। बट मैंने क्या बोला था कि मैं कोई भी वेक्टर को पैरेलली उठा के रख सकता हूँ, और कहीं भी रख सकता हूँ, बस उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो मैंने वेक्टर बी को उठा के ए के टिप पे रख दिया। मैंने क्या किया, वेक्टर बी को उठा के ए के टिप पे रख दिया। वेक्टर ए को, वेक्टर ए के जो ये जो हेड था वेक्टर ए का, उसमें मैंने वेक्टर बी का टेल को रख दिया इधर, ठीक है। जो, तो फिर जो वेक्टर ए प्लस बी जो है वो जो आएगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स, ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर से क्या आएगा ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये आएगा रिजल्टेंट, ये आएगा रिजल्टेंट वेक्टर। मीन्स मैं इधर गया और फिर मैं इधर गया, तो मीन्स टोटल तो मैं इधर ही गया। मीन्स अगर तुम सोचो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से,
अगर मैं इधर से इधर डिस्प्लेस किया और मैंने इधर से इधर डिस्प्लेस किया, तो नेट तो मैं इधर ही डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ ना, मेरा डिस्प्लेसमेंट तो ये मेरा डिस्टेंस है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है। इसी क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो हम तुम लोग सोचते हो कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, वो बेसिकली रिजल्टेंट, वो बेसिकली रिजल्टेंट है दो या तीन वेक्टर का। अगर तुम बोल रहे थे कि अगर हम स्कूल से इधर गए, इधर से इधर गए, इधर से इधर गए, तो हम कहाँ गए? तो हम इधर गए डायरेक्ट, डिस्प्लेसमेंट हमको बोलेगा इधर गए। तो वो जो भी आता है वो आता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज है ना, कि ना वेक्टर ए का जो टेल है, ठीक है, वेक्टर ए का जो टेल है वहां से रिजल्टेंट निकलेगा। ठीक है, मतलब अगर समझ लो कि एक वेक्टर तुम्हारे पास टेल है और ये हेड है, फिर वेक्टर बी का ये टेल है और ये हेड है, टेल से हेड, टेल से हेड, ठीक है, टेल से हेड, टेल से हेड कॉम्बिनेशन है। तो जो वेक्टर ए का जो टेल है वहां से वेक्टर बी के हेड तक का जो जाएगा वेक्टर, वो आएगा रिजल्टेंट। ये बोलता है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ये बताता है कि जो वेक्टर ए का जो टेल से वेक्टर बी के जो हेड तक जो वेक्टर जाता है वो आएगा रिजल्टेंट। तो जो रिजल्टेंट है वो बेसिकली है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही उसका रिजल्टेंट है, यही उसका रिजल्टेंट है। अगर समझ लो कि मैंने तुम्हें दे दिया होता, अगर मैंने तुम्हें दे दिया होता कि समझ लो कि कोई वेक्टर ए है ऐसा, ठीक, कोई वेक्टर ए है ऐसा, ठीक, और फिर कोई वेक्टर बी है ऐसा, ठीक है, कोई वेक्टर बी ऐसा है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि अगर मैं बी के जो हेड है उसको ए के टिप में रख दूंगा, तो कैसे दिखेगा? ये वेक्टर ए था ऐसे, ये वेक्टर बी था ऐसे। अब ये हमारा अगर रिजल्टेंट लॉ चलेगा क्या, ये पहले देखते हैं कि जो बी का जो हेड है वो ए के टेल से ज्वाइंट है। हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, टेल टू हेड, ये है, मीन्स ये बराबर चल रहा है। टेल टू हेड, टेल टू हेड, ये बराबर चल रहा है। तो हमने क्या सिखाया था, बी के जो टेल से जो जाएगा वो ए के हेड तक जाना चाहिए, बी के टेल से ए के हेड तक जाना चाहिए। ये आएगा वेक्टर ऑफ ए प्लस बी, जो आएगा हमारे पास रिजल्टेंट, जो आएगा हमारे पास रिजल्टेंट। इसका एप्लीकेशन हम सीखेंगे, ये बस एक इंट्रोडक्शन था इसके लिए, इसका एप्लीकेशन तो जरूरी सीखना है, बट ये एक इंट्रोडक्शन है। सेकेंड जो है वो है पैरेललोग्राम एडिशन, वो है पैरेललोग्राम एडिशन। उसमें क्या होता है ना, उसमें क्या होता है ना, उसमें जो ये जो हेड टू टेल वाली चीज देखी ना, वही आएगी, बट थोड़ा एक डिफरेंट, थोड़ा एक डिफरेंट वे में आएगा। ठीक है, अभी समझ लो कि तुम्हारे पास एक वेक्टर ए था, ठीक है, एक वेक्टर ए था और तुम्हारे पास एक वेक्टर बी है। ठीक है, तुम्हारे पास एक वेक्टर ए था और एक वेक्टर बी है। तो अभी हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या बोला कि ये उसका रिजल्टेंट होगा। रुको मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हमारा सेकेंड टॉपिक था ये, विच वॉज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो पहला क्या चीज था कि हमारे पास समझ लो कि एक वेक्टर इधर ए है, ठीक है, एक वेक्टर इधर ए है, वही एक वेक्टर इधर बी है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अब तुम बता सकते हो रिजल्टेंट कैसे रहेगा, पहले तुम कनेक्शन देख लो, टेल से है, टेल से है, बराबर है, यही हमको बोला था ट्रायंगल लॉ ने। तो बी का जो टेल है वहां से ए के हेड तक जो आएगा वो आएगा उसका रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये आ जाएगा। बट अभी समझ लो कि जो वेक्टर ए है, ठीक है, जो वेक्टर ए है इसको मैं पैरेलली उठा के बी के टिप पर रख दूंगा, इसको पैरेलली उठा के मैं बी के टिप पर रख दूंगा, इसको जो मैंने पैरेलली उठा के बी के टिप पर रख दिया, मीन्स ये कुछ ऐसा दिखेगा मेरे को, पूरा ऐसे नहीं बट ये समवट ऐसे दिखेगा, ऐसे दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो ये समवट कुछ ऐसे दिखेगा। तो अगर समझ लो कि जो ए वेक्टर था उसको मैं पैरेलली उठा के बी के टिप पर रख दिया, अभी कैसा हो रहा है कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है, इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है विच इज अगेन वेक्टर ऑफ ए प्लस बी,
वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। ये कैसे आ गया? क्योंकि ये जो मैंने उठा के इधर रखा है, ये मैंने उठा के इधर रखा है, ये मैंने उठा के इधर रखा है, इस वजह से आ रहा है। यही समझ लो कि मैं अगर बी को उठा के ऊपर रख दूंगा, बी को मैं उठा के ऊपर रख सकता हूँ, तो हमें ये हमें दिख रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं, ये एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं। तो समझ लो कि अगर ना ये एक ब्लॉक है हमारे पास, ये एक ब्लॉक है और मैंने फोर्स लगाया इधर, एक बंदे ने फोर्स लगाया इधर इस डायरेक्शन में, एक बंदे ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, और एक बंदे ने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। इमेजिन करके देखो कि कुछ तो एक चीज है, कुछ तो एक चीज है, और फिर मैंने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, एक फोर्स मैंने लगाया इस डायरेक्शन में, और एक फोर्स मैंने लगाया इस डायरेक्शन में। मैंने इधर लगाया फोर्स और इधर लगाया फोर्स, तो जाएगा कहाँ पर? अगर मैं दोनों साइड से खींचूंगा, अगर मैंने समझ लो कि एक ब्लॉक है, उस पर रस्सी बांध दी और इस पे भी रस्सी बांध दी, और मैं दोनों साइड से खींच रहा हूँ, वो जाएगा बीच में से। वो इधर भी नहीं जाना है, ना कि इधर भी जा रहा है, वो जाएगा बीच में से। या फिर अगर समझ लो कि ये समझ लो कि फोर्स, अगर मैंने 2A फोर्स लगा दिया, अगर समझ लो कि जो रस्सी है, समझ लो इधर दो बंदे पकड़ रहे और इधर एक ही बंदा पकड़ रहा है, तो वो जो ब्लॉक है वो उनके तरफ जाएगा, बट टोटली नहीं जाएगा, वो टोटली नहीं जाएगा, वो समवॉट कहीं जाएगा इधर, ब्लॉक जाएगा इधर, जो ब्लॉक जाएगा वो इधर जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है ना? ये हो रहा है क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, 2F फोर्स है और ये F फोर्स है, इनका जो रिजल्टेंट है वो समवट इधर जा रहा है। वही अगर F फोर्स रहता तो जो ब्लॉक आता है वो बीच में आता, बीच से जाता है, इसका जो रिजल्टेंट है वो इधर आ रहा है। तो यही जो चीज है, ये पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन हमें बताएगा कि कैसे आ रहा है। हमने देखा कि एक फोर्स समझ लो कि इधर लग रहा है, एक फोर्स, इसको मैं बोल लूंगा वेक्टर ए, ठीक है। एक फोर्स इधर से आ रहा है, वो वेक्टर ए है। एक इधर जा रहा है, ये ब्लॉक था, समझ लो ये ब्लॉक था, वेक्टर बी इधर जा रहा है। इसका हमको चाहिए रिजल्टेंट, कि रिजल्टेंट कितना है, ठीक है। ये हम कैसे ढूंढने वाले हैं ना, हमने अभी रिसेंटली क्या पढ़ा था? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर पढ़ा था, ठीक है। हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वेक्टर ए और ये ऐसे जा रहा था, इसका रिजल्टेंट, ठीक है, ये वेक्टर ए। अभी हमने जस्ट ट्रायंगल लॉ पढ़ा था कि क्या होता है ना, एक ट्रायंगल में अगर समझ लो कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, जिसका जो टेल से हेड ऐसा कॉम्बिनेशन है, तो ए के टेल से बी के हेड तक जो जाएगा वो आएगा रिजल्टेंट। तो हम इसको अप्लाई कैसे करना चाहेंगे? हम सोचते हैं इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अब मैंने थोड़े पहले बताया था कि जो वेक्टर ए है मैं इसको उठा के कहीं भी रख सकता हूँ, मैं इसको उठा के कहीं भी रख सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो ये जो वेक्टर ए है, ये मैं इसको उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ। ये जो वेक्टर ए है, इसको मैं उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये जो वेक्टर ए है, इसको मैंने उठा के यहाँ रख दिया, तो इसको मैंने हटा दिया, समझ लो इसको मैंने हटा दिया। अभी पैरेलली मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। तो अभी तुम बता सकते हो ये रिजल्टेंट क्या है? टेल से हेड, टेल से हेड, टेल से हेड, ठीक है। वेक्टर बी का टेल से हेड, वेक्टर ए का टेल से हेड, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास वो आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो यही चीज अगर मैं फिर से इसको हटा दूंगा और फिर से इसको पैरेलली रख दूंगा, यही चीज मैंने इसको फिर से हटाया, फिर से पैरेलली रख दिया, जो ये वेक्टर जो ए आ रहा था और ये बी आ रहा था, इनका जो रिजल्टेंट हमने जस्ट प्रूव किया वो आ रहा है ए प्लस बी। ये कैसे मैंने प्रूव किया? मैंने वेक्टर ए को इधर रखा, मैंने देखा कि ये तो रिजल्टेंट जो है वो ए प्लस बी आ रहा है, फिर मैंने उसको उठा के फिर से रख दिया, बोला कि इसका जो रिजल्टेंट है वो ए प्लस बी आ रहा है, ठीक है। इसको पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि यही चीज को मैं जो वेक्टर जो ए इधर था, मैंने इसको उठा के उधर रखा ना, इसको मैंने पैरेलली रखा, ठीक है, मैंने इधर समवॉट रखा, और जो वेक्टर बी को है ये मैं इसको भी उठा के रख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये एक पैरेललोग्राम बना रहा है। तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलते हैं ना, कि समझ लो कि दो साइड है हमारे पास, ये समझ लो वेक्टर ए है, ये समझ लो वेक्टर बी है, तो जो रिजल्टेंट है इन दोनों साइड का जो रिजल्टेंट है वो डायगोनल के अलोंग आएगा। जो डायगोनल है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसके अलोंग रिजल्टेंट आएगा, ये बोलना चाहता है। तो ये भी वेक्टर बी है एंड ये भी वेक्टर ए है,
ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, डायरेक्शन तो सेम ही है, मींस उनका जो वेक्टर है वो भी इक्वल है। पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं, रोम्बस में इक्वल होते हैं ऑपोजिट साइड्स, नहीं पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। रोम्बस में तो इक्वल होते भी है, बट इसमें और एडिशनल प्रॉपर्टी आता है जो पैरेललोग्राम में नहीं होता है, ठीक है। तो और फिर जिनमें इक्वल नहीं होता है, मींस पैरेलल साइड का जो लेंथ इक्वल नहीं होता है, वो ट्रापेजियम हो जाता है, ठीक है, उनमें नहीं चाहते। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है ना कि जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन वो सेम होता है ऑपोजिट साइड्स का, इसलिए हमने इसको बोला पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये दो लॉ ठीक है। तो थर्ड चीज जो है वो है पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ ये क्या बोल रहा है ना, ये क्या बोलते हैं ना कि अगर समझ लो कि मेरे पास एक वेक्टर ए है टेल से हेड, उसी का टेल से हेड मैंने एक वेक्टर बी लगा दिया, उसी के टेल हेड पे मैंने एक और लगा दिया टेल से हेड वेक्टर सी, इनका जो रिजल्टेंट है वो आएगा वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, उसी का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। ये आता कैसे ना, मतलब इनका जो रिजल्ट कैसे आता है ना, मैं बताता हूँ कैसे आता है। इसका जो रिजल्ट कैसे आता है ना कि सारे जितना भी अभी हमने पढ़ा कि रिजल्टेंट आ कैसे रहा, वो क्या हो रहा है ना कि एक समझ लो एक हम वेक्टर्स का एक साइक्लिक लूप बना रहे हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर सी है और ये एक वेक्टर डी है, ठीक है। समझ लो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये समझ लो कोई वेक्टर था ई, ठीक है, कोई वेक्टर था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ए। एक अगर हमने एक साइक्लिक बना दिया, एक साइक्लिक लूप बना दिया, साइक्लिक लूप मींस ये इधर जा रहा है, 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 ये उल्टा जा रहा है, बट अभी के लिए समझ लो कि ये इधर जा रहा है, 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 ये इधर जाना चाहिए। तब हम क्या लगा सकते हैं, मतलब ठीक है, मैं फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि जो ई आ रहा है वो इधर जा रहा है, ठीक है, जो ई आ रहा है इधर जा रहा है, ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है, सी इधर जा रहा है, डी इधर जा रहा है, इधर। इसका क्या मतलब है ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इज इक्वल टू जीरो। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये घूम के जाके सेम पॉइंट पे टर्मिनेट कर रहे, ये एक साइक्लिक लूप बना रहे। तो ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे तो काफी इंपॉर्टेंट चीज लगती है। इसी की वजह से जो तुम डिस्प्लेसमेंट बोलते हो ना, कि मैं अगर समझ लो कि ये बंटी है, बंटी यहाँ से स्कूल गया, बंटी स्कूल से फिर गया वो प्लेग्राउंड गया, प्लेग्राउंड से वो ट्यूशन गया, ट्यूशन से वो पानीपुरी वाले की दुकान में गया, शाम हो गए तो फिर से घर आ गए। अब तुम बोलोगे डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस तुम बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, वेक्टर में नहीं, तुम बोलोगे डिस्प्ले जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ए, डिस्टेंस बी, डिस्टेंस सी, डिस्टेंस डी और डिस्टेंस ई, यही तुम डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। तुम बोलोगे जीरो, बंटी तो घर से निकला, घर पे आ गया वापस, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। क्यों बोलते हो, क्योंकि जो वेक्टर्स है वो ऐसे काम करते हैं। एक साइक्लिक लूप में अगर वेक्टर आ रहे हैं तो उनका जो समेशन होता है वो जीरो होता है, उनका जो सम होता है वो जीरो होता है। इससे क्या रिजल्ट मिलता है ना हमें, इससे क्या रिजल्ट मिलता है ना हमें, अभी वही समझ लो, ट्रायंगल लॉ लेते हैं, ठीक है। ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ठीक है, और ये एक वेक्टर सी है, ठीक है, ये एक वेक्टर सी है। ट्रायंगल लॉ से हमने क्या पढ़ा, ए से बी से सी, टेल टू हेड और ए के टेल से बी के हेड, मतलब हमको क्या पता है ट्रायंगल लॉ से कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, ठीक है। यही चीज हम प्रीवियसली जो हम पढ़े कि साइक्लिक में, एक साइक्लिक लूप में वेक्टर का एडिशन जीरो होता है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। एक साइक्लिक लूप बनाते हैं, वेक्टर ए से बी प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए है प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, तब हम लगा सकते थे इज इक्वल टू जीरो, तब हम लगा सकते हैं इज इक्वल टू जीरो। वेक्टर सी इस डायरेक्शन में रहता, बट वेक्टर सी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अभी मैं क्या कहता हूँ कि मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, मुझे जबरदस्ती इस डायरेक्शन में चाहिए, मैंने डिफाइन कर लिया वेक्टर सी इस डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड कुछ तो है, समझ लो। तो मैंने क्या बोला कि मुझे तो ना वो लूप वाला लॉ लगाना है, मुझे तो क्या करना है, सबको जीरो करना है। तो मैंने एक उल्टा वेक्टर ले लिया जो है नेगेटिव ऑफ सी। ये चीज समझा कि पहले वेक्टर ए इधर था, वेक्टर बी इधर था, वेक्टर सी इस डायरेक्शन में था, वेक्टर सी इस डायरेक्शन में था, तो मैं वो लूप वाला चीज नहीं लगा पाता,
क्योंकि सब में हमको डायरेक्शन इक्वल चाहिए, उसमें सब में हमको डायरेक्शन इक्वल चाहिए। बट मैंने क्या किया कि मेरे को तो लगाना है, मुझे तो जबरदस्ती लगाना है, तो मैंने सबका डायरेक्शन इधर लिया और जिसका डायरेक्शन उल्टा था, जिसका डायरेक्शन अलग डायरेक्शन में था, उसको मैंने सेम डायरेक्शन में कर दिया। ये इधर जा रहे, ये इधर जा रहे, ये इधर जा रहे। तो उसकी वजह से मैंने क्या किया कि वेक्टर सी पहले इधर था, वेक्टर सी इस डायरेक्शन में था, तो मैंने क्या किया ना, एक और वेक्टर लिया जो नेगेटिव ऑफ वेक्टर सी है। हमने जस्ट पढ़ा था, पहले पढ़ा था हमने कि एक नेगेटिव साइन डाल दिया तो वो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इसी वजह से जो ये है वो माइनस ऑफ वेक्टर सी है, उसका मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है। इसकी वजह से हमको क्या एडवांटेज मिल रहा है ना कि हम वो लूप वाला चीज लगा पा रहे हैं कि एक साइक्लिक लूप में वेक्टर एडिशन 0 होते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इधर, प्लस माइनस ऑफ वेक्टर सी, प्लस माइनस ऑफ वेक्टर सी लिख सकता हूँ। तो यही चीज क्या हो गया, मैं माइनस को उस साइड लेके चले जाऊंगा, तो ये क्या आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। यही चीज से आ गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। यही अगर पॉलीगॉन में लगाना होगा, चलो पॉलीगॉन में लगाते हैं। पॉलीगॉन मतलब एन साइड पॉलीगॉन, बहुत सारे साइड्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखते हैं, ये एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर बी है, ये एक वेक्टर सी है, ये एक वेक्टर डी है, और ये एक वेक्टर ई है, और फिर ये एक वेक्टर एफ है, ठीक है। मैंने पॉलीगॉन देखा, मैंने सोचा चलो हम साइक्लिक वाला लॉ लगा देते कि सारे वेक्टर का समेशन एक साइकिल में 0 होता है। तो मैंने लगाया वेक्टर ए इस डायरेक्शन में प्लस वेक्टर बी इस डायरेक्शन में प्लस वेक्टर सी जो है इस डायरेक्शन में प्लस वेक्टर डी जो है इस डायरेक्शन में प्लस वेक्टर ई जो है इस डायरेक्शन में, और मुझे इस डायरेक्शन में आना था रिटर्न पॉइंट ए के लिए। जो वेक्टर ए का जो टेल है उधर रिटर्न आने के लिए मेरे को इस डायरेक्शन में चाहिए था, बट एफ इस डायरेक्शन में। तो मैं क्या करूंगा, उसको रिप्लेस कर दूंगा एक नेगेटिव वेक्टर से ताकि वो इस डायरेक्शन में आए। तो मैं जो एफ था, जो वेक्टर एफ ऐसे दिख रहा था, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया एक नेगेटिव एफ से, नेगेटिव वेक्टर एफ से। इससे क्या फायदा हो गया कि मैं वो लूप वाला चीज लगा सकता हूँ, लूप वाला लॉग लगा सकता हूँ। तो ई और फिर ये आ गया माइनस एफ इज इक्वल टू 0। सबका एडिशन किया हमने, इज इक्वल टू 0। एफ को वापस लेके चले जाऊंगा माइनस एफ को, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू वेक्टर एफ। तो ये हो गया हमारा पॉलीगॉन लॉ। और ये हमने कैसे प्रूव किया कि एक साइक्लिक लूप में अगर वेक्टर सब एक डायरेक्शन में जा रहे तो उनका जो सम होता है वो 0 होता है, उनका जो सम होता है वो 0 होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कि अगर समझ लो एक वेक्टर हमारे पास ये है, समझ लो एक वेक्टर ए दिया मुझे और मुझे उसको एक्सिस में तोड़ना है, एक्सिस में तोड़ना है मीन्स अगर समझ लो कि ये है मेरे पास एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, और ये एक वेक्टर दिया है मुझे वेक्टर ए, मुझे दिया एक वेक्टर ए, मुझे दिया एक वेक्टर ए और मुझे एक्स और वाई एक्सिस में उसको वर्कआउट कर रहा है कि मुझे एक्स एक्सिस के लिए अलग चाहिए, वाई एक्सिस के लिए अलग चाहिए। तो मैं इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक कैसे करूंगा, समझ लो कि जो वेक्टर ए है वो है इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू एक्स एक्सिस, एट एन एंगल थीटा टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर समझ लो कि मैंने एक ना इधर ना एक डॉट 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 लाइन बना दी एक, और इधर भी मैंने बना दी। क्यों बनाया ना, क्योंकि ये जो है, ठीक है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है। ये कितना होगा, ये कितना होगा, मुझे ये चाहिए। तो इसको मैं समझ लो, इसको मैंने बोल दिया x, इसको मैं समझ लो बोल दिया y, इसको मैंने समझ लो बोल दिया x, इसको मैंने समझ लो बोल दिया y। अगर मुझे cos थीटा लिखना है इसी ट्राइंगल में, cos थीटा लिखना है, ये y है मतलब ये भी y है, ठीक है। एक रेक्टेंगल बन जाएगा, मतलब ये x है तो ये भी x है, ठीक है। एक मैंने रेक्टेंगल ही बना दिया, ये एट एन एंगल थीटा है, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, मुझे जानना है ये x कितना है और ये y कितना है, ठीक है। अगर मेरे को cos थीटा लिखना होगा इसी ट्राइंगल के लिए, cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो है a और जो एडजेसेंट है वो है x, मीन्स cos थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा x अपॉन वेक्टर ए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x इक्वल टू
ए कॉस थीटा या फिर मॉड ए कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा। ये इसको मतलब ये जो एक्स आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है ए कॉस थीटा या मॉड ए कॉस थीटा। और अगर मेरे को यही ट्राइंगल के लिए लिखना रहेगा साइन थीटा, साइन थीटा क्या आ जाएगा मेरे ये ट्राइंगल में, साइन थीटा आएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट जो है इसमें y है, हाइपोटेन्यूज इसमें a है, तो साइन थीटा जो आ जाएगा वो आ जाएगा y बाय ए, यानी कि जो y आ जाएगा वो आ जाएगा a साइन थीटा या फिर मॉड ऑफ ए साइन थीटा। ठीक है, तुमको डायरेक्शन चाहिए तो ए साइन थीटा, तुमको मॉड के मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए तो मॉड ऑफ ए साइन थीटा। तो x को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, a cos थीटा, y को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, a sin थीटा। मैंने जस्ट निकाला है, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये मैंने निकाला है। इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे क्या फायदा हो रहा है ना कि अगर मेरे को कोई भी वेक्टर दे दिया, समझ लो कोई भी वेक्टर ऐसे दे दिया, ये बोल दिया कि मुझे इसको दो परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ना है। कोई भी वेक्टर दे दिया मुझे समझ लो कि ये 10 न्यूटन का कोई वेक्टर दे दिया, ठीक है, एक वेक्टर दे दिया वेक्टर ए ऑफ 10 न्यूटन एट एन एंगल थीटा, और मुझे बोला है कि मुझे इस एक्सिस में और इस एक्सिस में वर्कआउट करना है। तो मैं इसको तोड़ूंगा कैसे, मैं डायरेक्टली लिख लूंगा कि जो ये वाला जो एक्सिस है जिसके साथ थीटा है उसको मैं क्या लिख लूंगा, ए कॉस थीटा, या फिर मैं लिख लूंगा 10 कॉस थीटा। ये जो है एक्स एक्सिस में जो वेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है एक्स एक्सिस में वो है 10 cos थीटा, वही y एक्सिस में जो वेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो है 10 sin थीटा। इसी को बोलते हैं कि हम एक वेक्टर को है ना दो एक्सिस में तोड़ रहे, दो परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ रहे, इसी को बोलते हैं हम तोड़ते हैं। और इससे हमको काइनेमेटिक्स 2D में बहुत हेल्प आता है, काइनेमेटिक्स 2D में बहुत हेल्प आता है यही चीज का। तो इसका हम यूज करेंगे प्रूफ में। ये ऐसी चीज है और ये मतलब नेचुरली निकलना चाहिए, नेचुरली निकलना चाहिए। ठीक है, तो हम जो प्रूफ करने वाले हैं वो है कि आएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें हम क्या कर रहे हैं ना कि समझ लो कि एक वेक्टर हमारे पास ए है और यही एक वेक्टर हमारे पास बी है, तो इसका रिजल्टेंट सभी बोल सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट है वो है ए प्लस बी। अब मेरे को प्रूव करना है तो इसलिए मैं पॉइंट लेना चाहता हूँ, इसको एक ट्राइंगल की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ। भले ही वेक्टर है बट मैं इसको एक ट्राइंगल की तरह ट्रीट करना चाहता हूँ, और इसका डायरेक्शन क्या है, ए प्लस बी का ये डायरेक्शन है। ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा ओ, इसको मैं बोल दूंगा इसको मैं बोल दूंगा बी, इसको ओ ए बी बोल दूंगा। यही अगर मेरे को लिखना होगा, ठीक है, ओ साइड के टर्म्स में लिखना होगा मुझे, तो कैसे लिखूंगा कि मैं वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। ये कैसे आया, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से आ गया कि वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ ना कि मैं आगे प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करता हूँ और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, क्योंकि मेरे को एक रिजल्ट ना प्रूव करना है, मेरे को एक रिजल्ट प्रूव करना है, इसलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूँ। मैंने क्या किया कि जो बी है, जो पॉइंट बी है उधर से एक परपेंडिकुलर बनाया और ए को थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर दिया, जो ओ ए लाइन था उसको थोड़ा मैंने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ, अभी मुझे ये बता कि ये ट्राइंगल कैसा दिख रहा है ना, कि ये एक ट्राइंगल ऐसा है 90 डिग्री पे। ठीक है, ये वेक्टर था ए, ये वेक्टर था बी, ये वाला मीन्स ये है वेक्टर बी। ठीक है, एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। ये थीटा क्या है, ये थीटा क्या है, कोई सोच के बता सकते हैं ये थीटा क्या है। ये थीटा जो है वो है वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल। कैसे, सोच के बताओ कैसे। अगर तुमको एंगल ढूंढना है, अगर तुमको कोई भी वेक्टर का एंगल ढूंढना है कोई भी वेक्टर के बीच में, तो उनका टेल से टेल जॉइंट होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए ना, उनका टेल से टेल जॉइंट होना चाहिए। वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल मैं तभी बता सकता हूँ थीटा है जब उनका टेल से टेल जॉइंट है। अगर कुछ ऐसा है, समझ लो अगर कुछ ऐसा है कि ये है वेक्टर ए, ठीक है, और फिर ये है वेक्टर बी। ठीक है, सेकंड केस है, ये है वेक्टर ए, ये है बी, इसको थोड़ा मैं अच्छे से आगे ड्रॉ कर लूंगा, तो वो आएगा ये है वेक्टर ए, ठीक है, और ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर है, ये है वेक्टर बी। अच्छा मेरे को दूसरा केस दिखाना था ना, तो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी।
इसके एंगल समझ लो कि इसके अंदर का जो एंगल है वो है थीटा। तो अभी तुम क्या बोलोगे कि ए और बी का बीच का एंगल क्या है? थीटा। नहीं, ये गलत है, क्योंकि ए और बीच का जो एंगल है, ए और बी के बीच का जो एंगल, वो टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए, बट इधर तो बी का है ए के टेल से ज्वाइन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, बी को उठा के इधर रख देंगे, बी को हम उठा के इधर कर देंगे और ये बी को रब कर देंगे। ये बी को जब हम रब कर देते, ये जो एंगल आएगा वो आएगा लाइक ये थीटा है, ये पूरा 180 डिग्री है, तो ये 180 माइनस थीटा आएगा, 180 माइनस थीटा आएगा। तो अभी जो ए और बीच का जो एंगल है वो है 180 माइनस थीटा, मीन्स तुम्हारा टेल से ज्वाइंट होना चाहिए। ए का टेल बी के टेल को ज्वाइंट होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं उनके बीच का एंगल थीटा है, ना कि किसी का हेड किसी की टेल से ज्वाइंट करे। ठीक है, तो ये जो है अगर समझ लो मैंने ए को उठा के आगे रख दिया, ये समझ लो ऐसा बी है, ये इधर ए था, ठीक है, और मैंने बोला ये थीटा है, मैंने बोला ये थीटा। ए को मैंने आगे कर दिया, ए को मैंने हटा के समझ लो इधर कर दिया, ए को समझ लो मैंने हटा के इधर कर दिया, ये एंगल बी है, ये है मतलब वेक्टर बी। तो इनके बीच का एंगल थीटा हुआ, तो थीटा जो है इधर भी थीटा आ जाएगा। थीटा जो है वो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। ठीक है, अभी के लिए मैं वेक्टर ए को इधर ही रखता हूँ, बट थीटा तो तुमने समझ गया कि ये है, अगर समझ लो वेक्टर ए इधर रहता तो इन दोनों के बीच का एंगल रहता। मैंने वेक्टर ए को इधर ही रखा है, तो थीटा तो वहीं पर रहेगा, बट वेक्टर ए बस नहीं रहेगा। ठीक है, तो बी है, ये थीटा है। अभी मुझे बताओ कि मैंने जो तुम्हें जस्ट सिखाया उसी से मुझे जस्ट बताओ कि ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, ये क्या आएगा। ये इसका मतलब है कि ये यही चीज है, मतलब ये जो चीज है ये y है, मीन्स ये y है, तो ये भी y है, और ये x है, तो ऊपर का भी x है। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि y और x क्या है। y और x क्या है, खुद से लिखो, y और x क्या है, जस्ट तुम्हें पता है y और x क्या है। y और x का मतलब क्या है कि मैं ये वेक्टर b को दो एक्सिस में तोड़ रहा हूँ, दो परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ रहा हूँ, तो y जो आएगा हमारा आ जाएगा b साइन थीटा, एंड x जो आ जाएगा वो आ जाएगा b कॉस थीटा। क्या ये सही है? यस, ये सही है, क्योंकि x जो है वो एडजेसेंट है, y जो है ऑपोजिट है। अगर मैं cos थीटा लिखना चाहूंगा तो cos थीटा आएगा x अपॉन b, और जो sin थीटा आएगा वो आएगा y अपॉन b। इसी से आ जाएगा y इक्वल टू बी साइन थीटा, x इक्वल टू बी कॉस थीटा। तो ये तो मुझे मतलब अभी मसल मेमोरी हो गया कि सबको हो जाएगा, उसका सबको हो ही जाता है कुछ टाइम में, कि ये जो ऑपोजिट है वो बी साइन थीटा है, जो साथ में है थीटा के वो है बी कॉस थीटा। ठीक है, तो y जो है हमारा बी साइन थीटा, x जो है हमारा बी कॉस थीटा। तो हम फिर से वही ट्रायंगल में पहुंच जाते हैं जिसमें हम वर्क कर रहे थे। ठीक है, इसमें हम वर्क कर रहे थे, ये था बी। ठीक है, ये क्या आया हमारे पास, ये पॉइंट ए था, ये क्या हमारे पास आया, ये है ए नहीं सॉरी, ये क्या था, बी कॉस थीटा, राइट, और ये आया हमारे पास बी साइन थीटा। ये लेंथ आया बी कॉस थीटा, ये लेंथ आया बी साइन थीटा, ये लेंथ आया बी कॉस थीटा। अभी मैं ये पॉइंट को पी बोल देता हूँ, जो मैंने प्रोड्यूस किया था, बी से एक लाइन खींचा मैंने, ए को थोड़ा आगे खींचा, तो मैंने पॉइंट पी निकाला। तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ कि जो ओपी है वो क्या है, ओ ए प्लस ए पी। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूँ, ए बी नहीं, इधर लिख लेता हूँ कि जो ओपी जो है इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए पी। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो ओपी जो है वो है ओ ए प्लस ए पी। ठीक है, अभी तुम ट्रायंगल देखो ओ पी बी, इन ट्रायंगल ओ पी बी, इन ट्रायंगल ओपीबी, पी 90 डिग्री पे, जो पी पे जो एंगल है वो 90 डिग्री पे, इन ट्रायंगल ओपीबी में पी पे जो ट्रायंगल, पी पे जो एंगल है वो 90 डिग्री पे। तो मैं क्या चाहूंगा ना कि मेरे को इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, मेरे को इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्यों लगाना है देखेंगे, बट लगाना है। और ये जो ए प्लस बी है वो है रिजल्टेंट। ठीक है, वो है रिजल्टेंट, मुझे लगाना है पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं चला लगाने पाइथागोरस थ्योरम, ओ पी पी बी और ओ बी। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा अगर मैं, तो क्या आएगा ना मेरे पास रिजल्ट, इट विल कम एज ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। ठीक है,
ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर। इससे क्या आएगा हमें, ओ बी स्क्वायर क्या है हमारा आर स्क्वायर है रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर। ओपी जो है वो ए प्लस बी कॉस थीटा है, मतलब ओ ए प्लस एपी। ओ ए प्लस एपी हमारा ओपी है, ओ ए जो है ए है, एपी जो है बी कॉस थीटा है। ये मानते हो? तो मैं आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू मीन्स ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर। ओपी स्क्वायर के जगह पे मैं क्या लिखने वाला ना, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर। ओपी इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा, बराबर। तो मैंने इधर लिख दिया प्लस टीबी, टीबी स्क्वायर। टीबी स्क्वायर क्या हमारा, सिंपली बी साइन थीटा, बी साइन थीटा हमारा टीबी स्क्वायर, ठीक है, उसका होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम से। हमने एकदम बेसिक चीज लगाई, हमने ओ ए प्लस एपी से हमने ओपी किया, पी भी हमने ढूंढा, एपी हमने ढूंढा, क्योंकि हमने जस्ट सीखा था कि एक वेक्टर को मैं परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ सकता हूँ, एक वेक्टर को मैं परपेंडिकुलर एक्सिस में तोड़ सकता हूँ। तो इसलिए ये बी कॉस थीटा आया, ये बी साइन थीटा आया, तो ओपी जो आ गया ए प्लस बी कॉस थीटा आ गया, पी बी जो आ गया बी साइन थीटा आ गया, और मैंने ट्रायंगल ओ पी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर। क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये तो बस इसी का आया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ए प्लस बी होता, बट ये ए प्लस बी कॉस थीटा मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका आया स्क्वायर करने से, फिर प्लस एक एडिशनल प्लस आएगा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, थीटा स्क्वायर नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा। इसी को मैं अगर रीअरेंज करूंगा ये चीज को, तो क्या आ जाएगा ना, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मैं कॉमन लेना चाहूंगा क्योंकि मेरे को दो जगह बी स्क्वायर दिख रहा है, मुझे दो जगह बी स्क्वायर दिख रहा है, एक कॉस स्क्वायर में दिख रहा है, एक साइन स्क्वायर में दिख रहा है। तो मैं बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इधर आ जाएगा एक 2ab कॉस थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया क्योंकि मेरे को कॉस स्क्वायर के साथ भी दिख रहा है, साइन स्क्वायर के साथ भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है, उनको मैंने कॉमन लिखा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये चीज क्या देख रहे थे, लास्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा था कि ये जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो वन है सबको पता ही है। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वन मीन्स बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसका क्या मतलब है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, मेरे को आर चाहिए था, आर स्क्वायर नहीं चाहिए था, आर चाहिए था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये चीज आर आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ये हमने प्रूव किया अभी। कैसे प्रूव किया, मैं फिर से बता देता हूँ कैसे प्रूव किया, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने कंसीडर किया कि ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है, हमने एक वेक्टर ए बनाया, वेक्टर बी बनाया और उसका रिजल्टेंट बनाया आर। ठीक है, हमने एक वेक्टर ए बनाया, वेक्टर बी बनाया, उसका रिजल्टेंट बनाया आर। फिर हमने क्या किया ना, हमने सोचा कि मुझे तो पाइथागोरस थ्योरम लगाना है ताकि मैं आर को कैसे तो भी ढूंढूं, आर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू ढूंढूं, लाइक इससे हमको न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो तुम्हें समझेगा। तो हमने वेक्टर ए लिया, वेक्टर बी लिया और आर लिया। फिर हमने क्या किया ना, ए से एक स्ट्रेट लाइन बनाया, बी से एक नीचे का स्ट्रेट लाइन बनाया, वो जहां पर पॉइंट है, वो जहां पर टच किए वो आ जाएगा पी, जो आएगा 90 डिग्री पे, पी का जो एंगल आएगा 90 डिग्री पे। तो फिर हमने देखा ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी, और वेक्टर ए को मैंने अगर इधर उठा के रखा तो थीटा जो आ जाएगा, थीटा में लिख लेता हूं यहाँ पर, थीटा एंगल बिटवीन, ये हटा देते हैं, आप काम करिए, ए एंड बी। तो जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है।
तो ए ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए को अगर मैंने इधर रख दिया तो थीटा आ जाएगा। फिर हमने जस्ट पढ़ा था कि एक जो वेक्टर को है वो जो एक थीटा एंगल से है एक कोई एक्सिस से, तो हम उसको तोड़ कैसे सकते हैं। लाइक जिस एक्सिस के साथ वो एंगल थीटा बना रहा है वो आ जाएगा वेक्टर इंटू कॉस थीटा, और फिर जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसको आ जाएगा वेक्टर इंटू साइन थीटा। मीन्स कि अगर एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा बी कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आ जाएगा बी साइन थीटा। ठीक है, तो हमने बी कॉस थीटा बी साइन थीटा वैल्यू निकाल ली। फिर हमने देखा कि ये एक पूरा एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है ओपी, जहां पर ओपी का वैल्यू आ रहा है ओए प्लस एपी। ओए हमको पहले से पता था कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आता है, और जो एपी है वो बी कॉस थीटा आ रहा है, या फिर मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। और फिर जो पी भी आ रहा है वो आ रहा है बी साइन थीटा। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया इन ट्रायंगल ओ पी बी, तो आ गया ये रिजल्ट। ये रिजल्ट आया, हमने फर्दर सॉल्व किया, हमने देखा कि एक बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, इससे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, उनको कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, तो इस वजह से आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। और भी रिजल्ट चाहिए हमें, बट अभी के लिए ये रब कर देते। ठीक है, अभी के लिए रब कर देते। तो हमारे को रिजल्ट जो आया था आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आया था। अभी जो रिजल्टेंट है और जो वेक्टर ए है इनके बीच का एंगल मैंने अल्फा मान लिया। जो रिजल्टेंट है एंड वेक्टर ए, रिजल्टेंट ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो उनके बीच का एंगल मैंने अल्फा मान लिया। अब ये ट्राइंगल देखते जरा, लाइक ट्राइंगल ओ पी बी फिर से देखते। ये है ट्राइंगल एक अल्फा ओ पी पी बी। ठीक है, ट्राइंगल ओ पी बी। ये है वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, या फिर ये वेक्टर आर है समझ लो। ये जो है वो है बी साइन थीटा, पी भी जो है बी साइन थीटा, और ओपी जो है ये आएगा ये क्या है, ये वेक्टर ए था, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा बराबर। जो ए पी है वो है कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो जो एंगल रिजल्टेंट ए के साथ बना रहा है वो है अल्फा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो टैन अल्फा जो है, जो टैन अल्फा जो है वो आएगा, टैन अल्फा क्या होता है, ऑपोजिट अपन एडजेसेंट, तो ये आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। टैन अल्फा जो आएगा हमारे पास वो आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इसी ट्राइंगल से आ जाएगा। लाइक अल्फा जो है वो एंगल है, मैं लिख लेता हूँ कि अल्फा, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है, तो हम टैन अल्फा ढूंढ लेंगे। टैन अल्फा क्यों ढूंढा हमने, बाकी चीजें क्यों नहीं ढूंढी, क्योंकि कुछ तो रीजन है। एसएचएम में आएगा हमको। फिर ये इसका जितना भी हमने अभी किया एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ये एसएचएम में आएगा। फिर हमें मैग्नेटिज्म ईएमआर एसी में आएगा, हाँ एसी में आएगा, एसएचएम में आएगा। और भी कई जगह इसका यूज है जो मुझे याद नहीं आ रहा, बट जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें यही जो चीज है, यही जो डेरिवेशन है वो फिर से दिखाई देगा। तो मजा आया इसमें। लाइक एक पूरा हमने दो फार्मूला डिराइव कर दिए कि एक आर्क रिजल्टेंट का फार्मूला और एक टैन अल्फा का फार्मूला, दो फार्मूले हमने डिराइव कर दिए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है रिजल्टेंट का। अभी तो हम एप्लीकेशन देखते हैं इसका फार्मूले का क्या है। ठीक है, क्वेश्चन तो हम अगले सेशन में देखेंगे। क्वेश्चन आपको बहुत करने हैं इसके ऊपर, तो जितना भी अभी तक पढ़ा है ना वेक्टर्स के बारे में उसके ऊपर हम बहुत क्वेश्चन करेंगे। बट अभी देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है। मैं लिख लेता हूँ जो बेसिक फॉर्मूला था, आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
ठीक है, ये चीज लिख लेता हूँ। अभी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करके एक अलग से टॉपिक आता है, बट उसमें कुछ रहता है नहीं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है ना, कि अगर समझ लो कि यही चीज है कि अगर तुमने एक वेक्टर ए लगा दिया, अगर तुम वेक्टर बी लगा दिए, तो ये जो आ रहा है, मतलब जो रिजल्टेंट जो आ रहा है वो आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये अगर मेरे को इसी बी को मैंने क्या कर दिया ना, कि इस ट्राइंगल को मैंने क्या कर दिया, ये एक वेक्टर ए है, बट बी को जो है ना, मैंने उल्टा कर दिया, माइनस बी लगा दिया। ठीक है, क्योंकि बेसिकली मेरे को क्या करना है, ए माइनस बी चाहिए, मुझे चाहिए ए माइनस बी, बट इसलिए मैंने क्या कर दिया, बी को उल्टा कर दिया। तो ये जो आएगा अभी, ये किधर गया, ये रिजल्टेंट जो आएगा। ठीक है, अभी मुझे पता नहीं कि क्या रिजल्टेंट है, मुझे नहीं पता क्या रिजल्टेंट है, देखते हैं अभी कैसे आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, मुझे बेसिकली क्या चाहिए था कि ए प्लस बी के जगह पे मुझे ए माइनस बी चाहिए था, तो मैंने ए प्लस माइनस ऑफ बी कर दिया। ये तो तुम पहले भी किए हो, ये सोच के देखो, कहीं तो तुम पहले भी किए हो। ठीक है, हम देखते हैं कि क्या आया है। तो हम क्या लगाते हैं ना, हम लगाते हैं कि जो हमने सीखा था कि साइक्लिक लूप में जीरो होना चाहिए। ठीक है, साइक्लिक लूप में जीरो होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि इधर से लेते हैं वेक्टर आर प्लस वेक्टर बी, मीन्स वेक्टर आर प्लस वेक्टर बी ने वेक्टर माइनस बी आ जाएगा, वेक्टर माइनस बी आ जाएगा, क्योंकि एक माइनस में है, तो वेक्टर आर प्लस वेक्टर माइनस बी जो आ जाएगा हमारे पास, ये जो आ जाएगा, इस ए को भी उल्टा करना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा समवॉट जीरो। जो अभी हमने सीखा उसका एप्लीकेशन देखना चाहेंगे, लेकिन मैं बेसिक फॉर्मूला लिख लूंगा, आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसमें जो स्पेशल केसेस जो आते हैं, जो फर्स्ट आता है कि जो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, जो फर्स्ट केस आएगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है वो थीटा था, तो जो फर्स्ट केस है वो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मीन्स ए है और बी दोनों एक ही लाइन है, लाइक वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है, वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इधर है। तो इस केस में क्या हो रहा है ना, कि अगर आर इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस ऑफ 0 डिग्री तो 1 आएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ, लाइक ए बी इंटू 1 कर दूंगा तो वो भी ए बी आएगा, तो 1 हटा देता हूँ मैं। तो ये जो एक स्टैंडर्ड फार्मूला दिख रहा है जो है ए प्लस बी द होल स्क्वायर का रूट, जो बेसिकली आ जाएगा, ये रूट है और ये स्क्वायर है, तो ये कट के आ जाएगा ए प्लस बी। तो जो जब 0 डिग्री है, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ए प्लस बी आ रहा है। अभी याद करके देखो कि एकदम सेशन के पहले हमने क्या किया था, कि गाड़ी इधर से इधर जा रही थी एंड इधर से इधर जा रही थी, एंड एक गाड़ी का पाथ 1 इधर था एंड पाथ 2 ये था, कि इस पॉइंट से ये इधर जा रहा है, इस पॉइंट से इधर जा रहा है। मैंने बोला था कि इधर ये 10 है, इधर ये 10 है, इधर ये 10 है, सब मीटर पर सेकंड है, सारे मीटर पर सेकंड है। तो जो वेलोसिटी नेट विद पाथ 2 वो था 20, वो था 20, बिकॉज ये एक वेक्टर ए था, ये एक वेक्टर बी था, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक वेक्टर ए था, ये एक वेक्टर बी था, दोनों 10 10 के थे और इनके बीच का एंगल 0 डिग्री था, इस वजह से इनका जो नेट आया वो ए प्लस बी आ गया, एक वेक्टर 1 प्लस वेक्टर 2 आ गया डायरेक्टली, जो 10 प्लस 10 आया और वही चीज 20 आ गया। तो यही चीज हमने एकदम स्टार्ट में सीखा, बट अभी हम डेप्थ में समझ रहे कि हो क्या रहा है। जो सेकंड केस जो आएगा, इट वुड बी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये सब स्पेशल केस है, तो देखते थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगा। अगर समझ लो हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स कॉस 90 जो जीरो आने वाला है, कॉस 90 जीरो आ जाएगा, मीन्स 2b इंटू 2ab इंटू जीरो जो जीरो आ जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्टेंट इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी फिर से सोच के देखो, वही चीज सोच के देखो कि इधर से हमारी गाड़ी इधर जा रही थी और इधर जा रही थी पार्ट 1 में। ठीक है, वेलोसिटी हमारा 10 √2 आया था, कैसे आया था देखते, इधर 10 से जा रहा है, इधर 10 से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे और ऐसे। अब बताओ, ये एक वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी, ये एक वेक्टर ये है, ये है वेक्टर बी,
और फिर अभी तुम बोलोगे कि ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा और ऐसे लिख दूंगा, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ठीक है, तो ये तो उनका एंगल बीच का थीटा हुआ ही नहीं, क्योंकि ये हेड है और ये टेल है। तो मैं ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वेक्टर ए को थोड़ा आगे कर देता हूँ, वेक्टर ए को उतना ही आगे कर देता हूँ। ये स्टिल 90 डिग्री पे, ठीक है, ये स्टिल 90 डिग्री पे। ये कितना है, ये है 10 मीटर पर सेकेंड से, ये है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें रिजल्टेंट चाहिए था इनका, कि इनका रिजल्टेंट यहाँ कितना आ रहा है, इनका रिजल्टेंट यहाँ पर कितना आ रहा है। तो यही था, ये नहीं है, इनका रिजल्टेंट ये कितना आ रहा है, इनका रिजल्टेंट ये कितना आ रहा है, यही इधर आ जाएगा। मतलब ये जो वेक्टर है, ये जो रिजल्टेंट है वही है, इसको मैंने बस आगे कर दिया है, इस पॉइंट पर रख दिया, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आएगा। जो ए है 10, बी है 10, तो यही आएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट, जो आएगा 2 टाइम्स 10 स्क्वायर का रूट, जो आ जाएगा √2 इंटू 10, जो आ जाएगा √2 इंटू 10। तो जो हमने एकदम फर्स्ट एग्जांपल यूज किया था, वो डायरेक्टली सिंपली इससे आ सकता है, सिंपली इससे आ सकता है। और जो हमारा जो थर्ड केस है, जो थर्ड केस है वो है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के लिए, ठीक है। जब वेक्टर ए इधर है और वेक्टर बी इस डायरेक्शन में, या उल्टा, लाइक वेक्टर बी इधर है, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो तब क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ 180 क्या होता है, -1 होता है, कॉस फाइव -1 होता है। तो इस वजह से आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बराबर। और ये एक स्टैंडर्ड, अगेन एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है, जो आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट जो आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट, जो आएगा मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी। ये मॉड क्यों लगाया है ना, ये मॉड क्यों लगाया है, क्योंकि हमें पता नहीं कि a बड़ा है कि b बड़ा है। रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में बड़ा मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। अगर b बड़ा है और a छोटा है, तो रिजल्टेंट b के तरफ रहेगा, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा b माइनस है। इफ समझ लो कि मॉड ऑफ a माइनस बी का क्या है ना, मतलब मॉड ऑफ a माइनस बी, इसका क्या मतलब है कि इफ a इज ग्रेटर देन b, देन ये लिखेंगे हम a माइनस बी, सिंपली a माइनस बी। बट इफ a इज स्मॉलर देन b, b बड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे देन b माइनस a, ठीक है। क्योंकि रिजल्टेंट तो उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में बड़ा वाला वेक्टर है। तो जब b बड़ा है तो b माइनस a आएगा, जब a बड़ा तो a माइनस b आएगा, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट है 180 डिग्री के लिए, वो है a माइनस b, ठीक है, मॉड ऑफ a माइनस b। जो 90 डिग्री के लिए था वो था, 90 डिग्री के लिए क्या था, वो था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो 0 डिग्री के लिए था वो था a प्लस बी।